Hello, my dear students. How are you? I am your Joshi sir with a new poem for you from your textbook, The First Flight. The title of the poem is Dust of Snow. जैसे कि आप देख रहे हैं, डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है, पार्टिकल्स. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो मान लो आप, बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो धूल के जैसे दिखाई देते हैं. जैसे आप देखते होंगे बर्फ़ गिरती है तो धूल के जैसे दिखाई देते हैं. द पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और फ्रॉस्ट साहब आपको पता ही है कि नेचर से रिलेटेड पोएम भी लिखते हैं. नेचर से एक काफ़ी इम्प्रेस्ड रहते हैं और नेचर के बारे में लिखते हैं और रियलिटी के बारे में भी लिखते हैं. वास्तविकता को दिखाने की कोशिश करते हैं अपनी कविताओं में. सो इस पोएम में जो राइटर ने दिखाने की कोशिश की है और नेचर को दिखाने की कोशिश की है कि नेचर हमें क्या कुछ दे सकती है और छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन में क्या मायने रखती है, ये सब दिखाने की इस पोएम में कोशिश की गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब आप जानते होंगे ग्रेट अमेरिकन पोएट रह चुके हैं. ही वॉज वेरी फेमस नॉट ओनली इन अमेरिका बट ऑल्सो इन द होल वर्ल्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर. उनका जो योगदान रहा है अंग्रेजी साहित्य में उसके लिए. तो अगर हम पोएम में राइम स्कीम की बात करें तो राइमिंग है पोएम की ए बी सी डी. ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. इफ़ वी टॉक अबाउट थीम ऑफ द पोएम तो क्यूरेटिव पावर ऑफ नेचर है इसमें दिखाया गया है राइटर के द्वारा. एंड ट्रिवियल थिंग्स, नेचर और प्रकृति और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनकी जो क्यूरेटिव पावर होती है, उनकी जो हमें क्यूरेटिव पावर का मतलब है उपचारात्मक शक्ति. ठीक है, किसी चीज़ को ठीक करने की नेचर में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चीज़ को आपके अगर आप हल्के फुल्के बीमार हैं तो अगर आप अच्छे नेचर के नेचुरल ब्यूटी के अंदर जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्वास्थ्य जो होता है, योर हेल्थ डेफिनेटली गेट वेल, ठीक हो जाती है सर्टेनली. तो इसको दिखाने की कोशिश की गई है. चलो पोएम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि फ्रॉस्ट साहब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो पोएम स्टार्ट होती है हमारी वो यहाँ से है, डस्ट ऑफ स्नो, जैसे कि टाइटल है. ठीक है, स्नो का मतलब आपको सबको पता ही है कि बर्फ़ होता है. बर्फ़ के कण या धूल जो बर्फ़ की होती है उसके बारे में कहने की कोशिश की गई है. द वे, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. देखो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और वो है एक तो क्रो की बात की गई है और दूसरा हेमलॉक ट्री की बात की गई है. और दोनों ही जो है एक बैड ओमेन होते हैं. ठीक है, बैड ओमेन होता है क्रो, जैसे कि आप जानते हैं. ठीक है, अपशगुन माना जाता है क्रो को. इट इज़ एन एम्बलम ऑफ डेथ और मतलब मृत्यु या ऐसी चीज़ का एक प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है क्रो को. और जो हेमलॉक ट्री होता है वो जो है एक पॉइजनस ट्री होता है. हेमलॉक ट्री का मतलब होता है एक पॉइजन जिसमें जहर होता है. ठीक है, NOUS. ठीक है, पॉइजनस ट्री होता है जो हेमलॉक का ट्री होता है, ये पॉइजनस ट्री होता है. तो इसको भी अच्छा नहीं माना जाता. जो जहरीला पौधा होगा निश्चित रूप से उसको अच्छा नहीं माना जाएगा. तो यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग है, सूक का यूज़ हो रखा है. तो सूक का मतलब हिलाए होता है, सेक की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है. चलो ज़रा पोएम को समझने की कोशिश करते हैं. राइटर इज़ ट्राइंग टू से दैट द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक क्रो ने, एक कौवे ने सूक डाउन ऑन मी, मेरे पे हिला कर के गिराया. क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ़ के कण थे, बर्फ़ को उसने उसके ऊपर गिराया. कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के ट्री से, जो एक जहरीला पौधा होता है उसके ब्रांचेज में एक कौवा बैठा हुआ था. और पोएट शायद जो है उस ट्री के नीचे कहीं बैठा हुआ था. हो सकता है ही वॉज, इट मे बी पॉसिबल दैट ही वॉज पासिंग बाय द ट्री, वो पेड़ के नीचे से होके गुजर रहा हो. एंड एट दैट मोमेंट द क्रो सूक द सेक द branches of the tree and the snow which was covered on the branches of the tree get down on the poet, वो पोएट के ऊपर गिर गई.
ठीक है। तो उसके बारे में पोइट ने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे फुल स्टॉप है, ये मैं बताना भूल गया था। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है इस पोएम में, इस दूसरी लाइन में, और यहाँ पे भी फुल स्टॉप है। इसमें अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो क्रो और स्नो दोनों ए हैं, दोनों एक जैसे राइमिंग वर्ड हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और मी और ट्री ये दोनों बी हैं, एक जैसे राइमिंग वर्ड हैं। तो ए बी दिखाया था मैंने, वही है। तो इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो राइटर का मूड है, राइटर वाज इन अ पेंसिव मूड। ठीक है, जो उनका मूड है वो बहुत ज़्यादा दुख में है, किसी सैडनेस में है। ठीक है, द राइटर वाज इन अ सैडनेस, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये इसके सिंबल है यहाँ पे कि मूड उनका अच्छा नहीं है। और उसी दौरान क्या होता है कि जब वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रहे होते हैं तो जो क्रो है उसके द्वारा एक हेमलॉक के पेड़ के ऊपर से उनके ऊपर कुछ बर्फ़ गिराई जाती है। चलो नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या बात की जा रही है राइटर के द्वारा। नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ से शुरू होता है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। अब यहाँ पे राइटर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जो फर्स्ट स्टेंजा था उसमें क्लियर बात नहीं थी, उसमें केवल ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड बिकॉज ही इज़ टॉकिंग अबाउट अ क्रो, जिसको अपशगुन माना जाता है, और अ हेमलॉक ट्री जो कि एक जहरीला पौधा होता है। बोथ थिंग्स आर नॉट अ गुड ओमेन इन द लाइफ। ठीक है, जीवन में सही उनको शगुन नहीं माना जाता है, बैड ओमेन के तौर पे माना जाता है। लेकिन दूसरी लाइन में वो बोल रहा है हैज़ गिवन माई हार्ट, इन दोनों चीज़ों ने मुझे दिया है, मेरे दिल को कुछ दिया है। और क्या दिया है? अ चेंज ऑफ मूड, इन दोनों ने जो है मेरे मूड को बदल दिया है। अ चेंज ऑफ मूड, इसका मतलब ये दिखाया था कि वो बैड मूड में थे, मतलब सैडनेस में थे। ठीक है, पोएट वाज सैड, दुखी था। लेकिन जो ये स्नो का जो डस्ट है उसके ऊपर गिराया गया है, किसके द्वारा? क्रो के द्वारा गिराया गया है। कहाँ से गिराया गया है? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। उसने क्या कर दिया है? उसने उसका मूड को चेंज कर दिया है, बिकॉज ही वॉज इन अ पेंसिव मूड, ही वॉज इन अ सैडनेस। ठीक है, ही वॉज अ लिटिल बिट नॉट फीलिंग गुड। ठीक है, लेकिन उसके बाद उनका मूड बदल गया है। एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसने कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा बचा दिया है, ऑफ अ डे, उस दिन का। आई हैड र्यूड, जिसको कि मैंने र्यूड, देखो र्यूड का मतलब, र्यू का मतलब होता है पछताना, उसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो हैड के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए ये भी आप थर्ड फॉर्म आती है, इसको ध्यान रखना है। तो र्यू का मतलब होता है पछताना। तो जो कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो सारा का सारा दिन, जो खराब मूड की वजह से मेरा जो पूरा दिन खराब होता जा रहा था, उसका कुछ हिस्सा, सम पार्ट जो है ऑफ द डे आई हैड र्यूड, जो मैंने ख़राब कर दिया था, उसको जो है चेंज कर दिया है, उसको बचा दिया है। इट हैज़ बीन सेव्ड, इसको बचा दिया गया है। किसके द्वारा? जो बर्फ़ जो है उसके ऊपर गिरी है, किसके द्वारा गिराई गई है? जो क्रो है और जो हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिरी है। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो कौवा है वो हमारे लिए हमेशा ही ख़राब हो, और जो हेमलॉक का वृक्ष है वो भी हमेशा हमारे लिए जहरीला ही हो। कभी कभी जो स्मॉल थिंग्स होती हैं, स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ डज मैटर। ठीक है, स्मॉल जो थिंग्स होती हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, और हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और एक छोटी सी चीज़, छोटी सी हेल्प, छोटी सी मदद किसी की भी बहुत बड़ी मदद के रूप में उभर सकती है। सो इन दिस पोएम द राइटर इज़ ट्राइंग टू से दैट स्मॉल थिंग्स और स्मॉल एक्शंस इन आवर लाइफ कैन ब्रिंग ग्रेट पॉजिटिव चेंजेस। और ये एक और चीज़ कहने की कोशिश की गई है कि हमेशा छोटी सी छोटी चीज़ को जब हम पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में सम पॉजिटिव चेंजेस लेके आती है। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा छोटा समझना इंसान की गलतफहमी हो सकती है। तो ये भी कहने का मतलब राइटर का यहाँ पे है कि वी शुड नॉट इग्नोर द स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना है, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे फुल स्टॉप है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम है वो आप देख सकते हैं, हार्ट और पार्ट। तो ये सी एंड मूड एंड रूड,
डी। तो जो मैंने आपको राइमिंग स्कीम बताई थी वो आपने देख ली होगी। ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कुछ नई चीज़ है, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा। देखो यही सीन था कि जहाँ राइटर जो है हो सकता है कि कहीं बर्फ़ के इलाके में गुजर रहा था, विंटर सीजन की बात की गई है, ठीक है। और एक छोटे से बर्फ़ के कण ने जो है जो उसके ऊपर गिरा है, उसने उसका जो ख़राब मूड था उसको चेंज कर दिया है। उसका जो शेष दिन जो ख़राब मूड से में गुजरने जा रहा था वो अच्छे मूड में अब तब्दील हो चुका है। इसका मतलब ये दिखाने की भी कोशिश की गई है कि नेचर हैज़ ग्रेट पावर टू क्योर एवरीथिंग इफ़ वी लव नेचर। कहा भी गया है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्स हर। नेचर कभी भी उसको धोखा नहीं देती है, उस दिल को धोखा नहीं देती जो इससे प्रेम करता है। तो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी निश्चित रूप से। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अन्य बच्चों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पोएम मिल सके। और इसमें जो मेन थीम है पोएम की वो ये कहने की कोशिश की गई है राइटर के द्वारा कि नथिंग इज स्मॉल इन आवर लाइफ, ठीक है। नथिंग इन आवर लाइफ इज स्मॉल। कोई भी चीज़ हमारे जीवन में बहुत छोटी नहीं होती है। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, ठीक है। हमारे लिए हर चीज़ महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।